हेलो सक्सेस सीरीज एजुकेशन से हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी बोर्ड परीक्षाओं हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देशन 2021-22 द्वितीय सत्र। इन वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं उन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स को जो आपके सेकंड टर्म के लिए रेकमेंड किए गए हैं। तो आज हम जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में आपको एक कविता दी गई है जिसका शीर्षक है कर चले हम फिदा। इस वीडियो में हम इस कविता के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे और साथ ही साथ हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एमसीक्यूज को भी देखेंगे ताकि आपसे एग्जाम में किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएं आप उसके आंसर आसानी से दे पाएं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो ये कविता है कर चले हम फिदा, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको रिमाइंड हो जाए कि आपको इस कविता में क्या बताया गया है और आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने में ज्यादा आसानी हो। तो ये जो कविता है ये युद्ध की पृष्ठभूमि पर जो फिल्म बनी थी हकीकत उसके लिए लिखी गई थी। फिल्म बनी थी हकीकत उसके लिए लिखी गई थी और ये जो है सैनिकों के दिल की बात जो है बयां करती है। यानी जो कवि हैं वो इस कविता के माध्यम से सैनिकों के जो दिल में बात है वो हमारे तक पहुंचा रहे हैं ताकि हमें भी पता चले कि जो सैनिक है वो किस तरह से हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए सरहदों पर अपनी जान गंवा देते हैं और उनके मन में उस समय क्या बातें चल रही होती है, वो क्या सोच रहे होते हैं, वो सारी चीजें जो है कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है ताकि इस कविता के जरिए उन सैनिकों के जो आशाएं हैं हमसे, हम उस पर खरा उतर सके। यानी जो सैनिक चाहते हैं कि हम देशवासी अपने देश के लिए क्या कर्तव्य निभाएं, हम जो है उन कर्तव्यों को पूरा कर सके, हमारे अंदर भी जो है देशभक्ति की भावना जागृत हो सके। तो ये सारी चीजें जो है कवि ने हमें बताने की कोशिश की है इस कविता के माध्यम से। तो इस कविता को और अच्छे से पढ़ने के लिए, इसका सार, इसकी व्याख्या और क्वेश्चन आंसर्स को डिटेल में जानने के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन पर जाकर सर्च कर सकते हैं। वहां पर आपको ये कविता पूरी डिटेल में मिल जाएगी और वहां से आपको इसे समझने में और ज्यादा आसानी होगी और आप एक बार जरूर इसका पाठसार और इसकी व्याख्या को पढ़ लें, क्योंकि कई बार जो है आपको कविता की एक पंक्ति दी जाती है और कहा जाता है कि उसका भाव स्पष्ट कीजिए या उसकी व्याख्या कीजिए। तो अगर आपने कविता को ध्यान से नहीं पढ़ा है तो आप उस पंक्ति को जो है अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए उसके लिए आपको एक बार कविता को अच्छे से पढ़ लेना है। तो अब हम आते हैं अपनी वीडियो पर। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी जो आपको कविता दी गई है कर चले हम फिदा, उसकी जो पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न है हम पहले उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? आपके सामने दी गई है, इसकी कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, ये आपने स्पष्ट करना है। अगर है तो कौन सी है वो आपने एक्सप्लेन करना है। तो जो ये गीत है ये सन 1962 के भारत चीन युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। यानी ये जो कविता है, ये जो गीत लिखा गया है, ये सच में जो सैनिक 1962 में चीन और भारत का जो युद्ध हुआ था उसमें जो सैनिक लड़े थे उनके ऊपर जो है ये गीत लिखा गया है। चीन ने तिब्बत की ओर से युद्ध किया और भारतीय वीरों ने इसका बहादुरी से सामना किया। यानी जो ये सारी चीजें हैं ये हमें इस गीत में देखने को मिलती है, यानी हमें ये चीजें यहाँ पर पता चलती है। दूसरा क्वेश्चन है, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? तो यहाँ पर देखिए ये एक पंक्ति दी गई है आपको गीत की, आपको जो है बताना है कि यहाँ पर जो हिमालय है वो किसका प्रतीक है। अगर आपने कविता नहीं पढ़ी है तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर पढ़ी है तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो यहाँ पर जो हिमालय है वो भारत के मान सम्मान का प्रतीक है और देश के वीर जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर भी देश के मान सम्मान की रक्षा की। यानी जो चीनी सिपाही थे वो जो है भारत में दाखिल नहीं हो पाए क्योंकि जो भारतीय सैनिक हैं उन्होंने हिमालय पर उन्हें कदम तक नहीं रखने दिया। यानी उन्होंने भारत का जो गौरव है हिमालय, उसका मान सम्मान बचा कर रखा, देश का मान सम्मान बचा कर रखा। और जो ये गीत है उसमें हिमालय मान सम्मान का प्रतीक है भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? जो ये गीत है उसमें धरती को दुल्हन कहा गया है, ऐसा क्यों कहा है ये आपने एक्सप्लेन करना है।
जिस तरह से दुल्हन को लाल जोड़े में सजाया जाता है, उसी तरह सैनिकों ने भी का बलिदान देकर धरती को खून से लाल कर दिया है। इसलिए धरती को दुल्हन कहा गया है। यानी जब जो सैनिक हैं वो लड़ रहे हैं दुश्मनों से, जब उन्हें गोली लगती है तो उनका खून जो है वो धरती पर बिखर जाता है, और उनका खून जो है इस तरह से धरती पर बिखरा हुआ है कि पूरी धरती लाल हो गई है। और उसकी जो तुलना है वो कवि ने किसके साथ की है? दुल्हन के साथ, क्योंकि दुल्हन भी जो है लाल जोड़ा पहनती है। और उसी तरह से जो है धरती में जब खून लिपट गया है तो वो भी जो है किसी लाल जोड़े की तरह ही लग रहा है। तो इस तरह से जो है धरती को दुल्हन कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत में ऐसे क्या खास बात होती है कि वे जीवन भर याद रह जाते हैं? अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो ये गीत है वो भी हमें जीवन भर याद रह गया है, तो गीत में आखिरकार ऐसी कौन सी खास बातें होती है जिसकी वजह से हम गीत को जो है अपने जीवन भर याद रख सकते हैं? तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, गीतात्मकता, लयबद्धता, सच्चाई आदि गुण होते हैं जिसके कारण वे जीवन भर याद रह जाते हैं। कर चले हम फिदा गीत में देशभक्ति और बलिदान की भावना स्पष्ट दिखाई देती है, जिससे ये गीत हर हिंदुस्तानी के दिमाग में छप गया है। यानी आपको याद रखना है कि गीत में कौन कौन सी चीजें होती है। सबसे पहले होती है भावनात्मकता, यानी उसमें भावनाएं कूट कूट कर भरी हुई होती है, और जहां पर भावनाएं होती है उनके साथ हम खुद रिलेट कर पाते हैं, और जिन चीजों के साथ हम रिलेट कर पाते हैं हम उन चीजों को अपने जीवन भर याद रख पाते हैं। दूसरी बात होती है संगीतात्मकता, यानी उसमें संगीत होता है और संगीत के साथ हम बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। और होती है लयबद्धता, लयबद्धता होती है यानी जिस तरह आप जब गीत गाते हैं तो उसकी एक पंक्ति दूसरे पंक्ति के साथ जुड़ी हुई होती है, जिसकी वजह से वो हमें याद रह पाती है। और अगला गुण होता है सच्चाई, यानी जिस चीज में सच्चाई होगी वो चीजें हम सच्चाई यानी जिस चीज में सच्चाई होगी वो चीजें हम ज्यादा देर तक याद रख पाते हैं, क्योंकि जिसमें सच्चाई नहीं होगी, जो हमारी सच्ची जिंदगी से जुड़ी हुई नहीं होगी, हम उन चीजों को कुछ देर बाद भूल जाते हैं, क्योंकि वो हम याद रखना जरूरी नहीं समझते हैं। लेकिन कुछ चीजों में जहां पर सच्चाई होती है वहां पर जो है हम उन्हें अपने पूरी जिंदगी याद रख पाते हैं, क्योंकि हम उनके साथ रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो ये गीत है कर चले हम फिदा, इसमें भी जो है देशभक्ति और बलिदान की भावना स्पष्ट दिखाई देती है, जिससे जो है हर हिंदुस्तानी के दिमाग में ये चीजें छप जाती है। यानी देशभक्ति और बलिदान जो है हर हिंदुस्तानी के दिमाग में छपा हुआ है, क्योंकि हर हिंदुस्तानी जो है जरूरत पड़ने पर अपने देश के लिए बलिदान देने से पीछे नहीं हटेगा। इसलिए जो है हम इस गीत को जो है अपने जीवन भर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? साथियों कहा है, जैसे जब आप कविता पढ़ते हैं वहां पर आता है कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तो जहां पर ये साथियों संबोधन दिया गया है कवि के द्वारा, वो किसके लिए दिया गया है? तो जो कवि ने साथियों शब्द का प्रयोग किया है वो किया है सैनिक साथियों और देशवासियों के लिए। यानी जो एक सैनिक है वो अपने प्राणों का बलिदान दे रहा है, और वो अपने साथ वाले सैनिकों को और अपने देशवासियों को कह रहा है कि अब मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मैं जो है अपने देश की जो ये दायित्व है वो मैं आप लोगों पर छोड़कर जा रहा हूं। यानी अब ये देश तुम्हारे हवाले है। यानी अपने दूसरे सैनिक साथियों को और देशवासियों के लिए जो है साथियों का संबोधन प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ते रहने की बात कही है? यानी यहाँ पर कविता में एक बात कही गई थी कि जो ये काफिला है वो चलते रहना चाहिए। तो जो ये काफिला है जिसको आगे बढ़ने की बात कह रहा है कवि, वो किस काफिले की बात कर रहे हैं? तो इस कविता में जो काफिले शब्द है वो सैनिकों के समूह के लिए प्रयोग किया गया है। सैनिक कहते हैं कि यदि वे शहीद हो जाएं तो सैनिकों के अनेक समूह तैयार होने चाहिए ताकि दुश्मन देश में ना घुस सकें। यानी जो सैनिक है जो सरहद पर लड़ रहा है वो अपने दूसरे सैनिकों से कह रहा है कि अगर हम शहीद हो जाते हैं तो हमारे बाद भी जो है हमारी तरह सैकड़ों सैनिक तैयार होने चाहिए, ताकि अगर इस तरह से कोई दुश्मन जो है हमारे देश पर हमला करता है तो वो यहाँ पर डट कर उनका मुकाबला कर सके, कोई दुश्मन जो है हमारे देश में ना घुस सके। तो जो काफिला शब्द है वो प्रयोग किया गया है दूसरे सैनिकों के लिए, यानी जो बहुत सारे समूह तैयार होने के लिए जो सैनिक कह रहा है उसके लिए जो है काफिला शब्द प्रयोग किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस गीत में सर पर कफन बांधना किस यानी यहाँ पर गीत में कहा गया है सर पर कफन बांधने की बात की है, वो किसकी ओर संकेत कर रही है गीत में? तो यहाँ पर जो सर पर कफन बांधना है उसका अर्थ है मौत के लिए तैयार होना। सैनिक अपने अंतिम पलों में देशवासियों के सर पर कफन बांधने के लिए कहता है, क्योंकि उसने देश की रक्षा में अपने प्राण त्याग दिए हैं और अब देश की रक्षा का भार देशवासियों पर है। अब यहाँ पर देखिए, जो सैनिक है वो अपने सर पर कफन बांध कर चलते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कौन सी गोली पर उनका नाम लिखा है, उनकी मृत्यु कौन से दिन लिखी है। कोई भी गोली जो है उन्हें कभी भी लग सकती है, उनकी मृत्यु कभी भी हो सकती है। ये सोचते हुए भी वो कभी डर कर पीछे नहीं हटते, वो हमेशा अपने सिर पर अपने मौत को तैयार देखते हुए भी आगे बढ़ते रहते हैं। यानी तभी यहाँ पर सर पर कफन बांधना ये प्रयोग किया गया है, क्योंकि अब तक जो सैनिक सरहद पर लड़ रहा था उसकी मौत नजदीक है, वो मर रहा है, लेकिन वो जो है जाते जाते भी अपना दायित्व जो है देशवासियों पर छोड़कर जा रहा है कि अब जो है तुम्हें अपने सर पर कफन बांधना है, क्योंकि जो दुश्मन है वो देश पर घुसने वाला है। अब तुम्हें जो है अपने देश को बचाना है, क्योंकि मैं अपना फर्ज निभा चुका हूं, मैं उनको इतना ही रोक सकता था, अब जो है तुम्हारी बारी है, तुम्हें उन्हें रोकना है। तो इसलिए जो सैनिक है वो मोटिवेट कर रहा है देशवासियों को, वो नौजवानों को प्रेरित कर रहा है कि उन्हें भी अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना है, कभी भी उनकी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए उन्हें भी जो है अपने सर पर कफन बांधना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। यानी इस कविता में क्या बताना चाहता है, कौन बताना चाहता है, इस कविता में क्या बताया गया है, वो सारी चीजें आपको जो है अपने शब्दों में लिखनी है। यहाँ पर हमने जो लिखा है वो हमने अपने शब्दों में लिखा है, लेकिन आपको जो समझ में आता है आपको इसे अपने शब्दों में कन्वर्ट करके लिखना है, ताकि जो है देखने वाले पर भावनाओं से रिलेट कर पाए हैं, इसलिए आप जो है अपने शब्दों में इसे एक्सप्लेन करेंगे। आप इस तरह से समझ सकते हैं। प्रस्तुत कविता में देश के सैनिकों की भावनाओं का वर्णन है। सैनिक कभी भी देश के मान सम्मान को बचाने से पीछे नहीं हटेगा, फिर चाहे उसे अपनी जान से ही हाथ क्यों ना गंवाना पड़े। सैनिक चाहता है कि उसके बलिदान के बाद देश की रक्षा के लिए सैनिकों की कमी नहीं होनी चाहिए। दुश्मन कभी भी उसके द्वारा खींची गई खून की लक्ष्मण रेखा पार ना कर पाए, इस उम्मीद से वो देश की रक्षा का भार देशवासियों पर छोड़कर जा रहा है। सैनिक कहता है कि देश पर जान निछावर करने के मौके बहुत कम आते हैं, ये क्रम टूटना नहीं चाहिए। यानी इस कविता का यही प्रतिपाद्य है कि जो सैनिक है वो अपनी भावना का वर्णन कर रहा है। सैनिक ये बता रहा है कि वो कभी भी देश के मान सम्मान को बचाने से पीछे नहीं हटा है, और वो हम लोगों से भी यही चाहता है कि जब भी जरूरत पड़े हमेशा अपने देश की रक्षा के लिए, मान सम्मान के लिए आगे बढ़े। और जो सैनिक है वो चाहता है कि कभी भी देश की रक्षा के लिए जो सैनिक होते हैं उनकी कमी नहीं होनी चाहिए, यानी बलिदान देने वालों की कमी कभी नहीं होनी चाहिए। और जो उसके खून से रेखा खींची गई है, यानी जो सरहद पर उसका खून पड़ा है, उसको पार करके कोई भी दुश्मन देश में दाखिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो रेखा जो है एक लक्ष्मण रेखा की तरह खींची गई है उसके खून से। और उस सैनिक को उम्मीद है कि देश की रक्षा का भार देशवासी जो है अच्छे से उठा पाएंगे, इसलिए वो अपना जो देश का भार है रक्षा का वो देशवासियों पर छोड़कर जा रहा है। और हमें जो है इस उम्मीद पर खरे उतरना है, हमें कभी भी जो है अपने देश के मान सम्मान को बचाने से पीछे नहीं हटना है, क्योंकि सैनिक हमें ये भी बता रहा है कि देश पर जान निछावर करने के मौके बहुत कम आते हैं, क्योंकि दुश्मन हमेशा हमला नहीं करते। दुश्मन जो है हमेशा हमारे देश की ओर नहीं बढ़ते, वो कभी कभार ऐसा होता है, और कभी कभार ही जो है हमें मौका मिलता है अपने देश को बचाने का। ये क्रम कभी नहीं टूटना चाहिए, यानी सैनिकों की कमी कभी नहीं पड़नी चाहिए, देश पर बलिदान देने वाले देशवासियों की कमी कभी नहीं होनी चाहिए। तो इस कविता के माध्यम से कवि भी हमें यही समझाना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ पंक्तियों की जिसके आपको भाव स्पष्ट करने हैं। पहली पंक्ति आपसे कही गई है, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। तो ये जो पंक्ति है उसके आपने भाव स्पष्ट करने हैं कि इसका भाव क्या है। तो इन पंक्तियों का भाव है कि जो ये पंक्तियां हैं उसमें कवि ने भारतीय जवानों के साहस का वर्णन किया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए उनकी सांसें थम रही है, नब्ज जम रही है, लेकिन फिर भी वो बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, साहस का वर्णन हो रहा है।
कवि कहता है कि भारत चीन युद्ध के दौरान सैनिकों को गोलियां लगने के कारण उनकी सांसें रुकने वाली थी। ठंड के कारण उनकी नाड़ियों में खून जम रहा था, परंतु उन्होंने किसी चीज की परवाह ना करते हुए दुश्मनों का बहादुरी से मुकाबला किया, दुश्मनों को आगे नहीं बढ़ने दिया। यानी यहाँ पर इन पंक्तियों का भाव ही यही है कि जो सैनिक हैं वो जो है उनकी चाहे सांस थम रही थी, उनकी चाहे नब्ज जम रही थी, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने डट कर जो है दुश्मनों का मुकाबला किया, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। नेक्स्ट पंक्तियां हैं, खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। इन पंक्तियों का भाव है कि जो ये पंक्तियां हैं इसमें सैनिक भारत की धरती को जो है सीता की तरह मानता है और अपने साथियों से ये कहता है कि अपने खून से लक्ष्मण रेखा खींच लो ताकि कोई दुश्मन रूपी रावण जो है भारत के आंचल को छू भी ना सके। कर रहा है, उन्हें जो है तैयार कर रहा है, उनके अंदर जो है जोश भर रहा है कि जिस तरह से रावण लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर पाया था, हमें भी जो है डटकर अपने दुश्मनों का मुकाबला करना है, चाहे हमारे खून से ये धरती लाल हो जाए, चाहे यहाँ पर लक्ष्मण रेखा खिंच जाए हमारे खून से, लेकिन हमें जो है किसी भी रावण रूपी जो ये दुश्मन है उन्हें भारत के आंचल को छूने नहीं देना है। नेक्स्ट लाइन्स हैं, छू ना पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। इन पंक्तियों में जो सैनिक हैं वो देशवासियों से कहता है कि वो तो अपना कर्तव्य निभाता हुआ देश के लिए शहीद हो रहा है, परंतु उसके बाद सीता अर्थात भारत की भूमि की रक्षा करने वाले राम और लक्ष्मण दोनों तुम ही हो। यानी यहाँ पर देखो बताया गया है सैनिक के द्वारा कि मैं तो अपनी सीता माँ की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण बन चुका हूँ, यानी मैंने अपने भारत की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण बन चुका हूँ, यानी मैंने अपने भारत की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए हैं। लेकिन अब जो है आगे कोई दुश्मन, कोई रावण जो है हमारी सीता को या भारत की भूमि को टच ना कर पाए, छू ना पाए, इसलिए तुम ही राम हो, अब तुम ही लक्ष्मण हो, यानी तुम्हें ही जो है अपने देश की रक्षा का भार अपने ऊपर उठाना है। तो ये जो है कुछ क्वेश्चंस थे आपकी पाठ्य पुस्तक में जो आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन कुछ इसके अलावा भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको घुमा फिराकर पूछे जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन उठाकर आपसे पूछा जा सकता है, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएं, इसके लिए जो है हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अलावा पूछे जा सकते हैं, उसके लिए आपको कविता को एक बार अच्छे से आंसर दे पाएं, अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर पाएं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, पंक्ति से क्या तात्पर्य है। यानी जो ये पंक्ति है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, इस पंक्ति से क्या तात्पर्य है, क्या बताना चाहता है कोई हमें। तो इसका आप इस तरह से उत्तर लिख सकते हैं कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, इस पंक्ति से सैनिक अपने आखिरी संदेश को बयां कर रहा है कि वो अपने प्राणों को देश हित के लिए निछावर कर रहे हैं। अब यह देश वे जाते जाते हम देशवासियों को सौंप रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, कर चले हम फिदा, यानी हम अपनी जान दे रहे हैं, हम अपने देश की रक्षा के लिए प्राण त्याग रहे हैं, लेकिन अब जो देश की रक्षा का भार है वो हम देशवासियों पर वो छोड़कर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सैनिक किस तरह की मुश्किलों को झेलते हुए दुश्मनों को पीछे धकेलते रहे। यानी जो कविता में आपसे कहा गया है कि कौन सी मुश्किलें थी जिनको धकेलते हुए जो है सैनिक आगे बढ़ रहे थे, तो आपने उन चीजों को एक्सप्लेन करना है। आप लिख सकते हैं कि जब दुश्मनों ने देश पर हमला किया था उस समय सैनिकों की सांसें उनका साथ नहीं दे रही थी और उनकी नाड़ियों में खून जमता जा रहा था, फिर भी सैनिकों ने अपने बढ़ते कदमों को जारी रखा, अर्थात दुश्मनों को पीछे धकेलते गए। यानी ना तो सैनिकों ने अपने आप को लगी गोली का एहसास होने दिया, ना ही जो है ठंड की परवाह की, क्योंकि ठंड के कारण भी जो है उनकी नाड़ियों में खून जमने लगा था, जिसके कारण उनके कदम बढ़ने मुश्किल हो रहे थे। लेकिन फिर भी जो है सैनिकों ने अपने कदमों को पीछे नहीं हटने दिया, जमने नहीं दिया एक जगह पर, वो जो है आगे बढ़ते गए और दुश्मनों को अपनी सरहद से दूर भगाते चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है,
सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। यानी जो ये पंक्ति है उसका आपने भाव स्पष्ट करना है कि ये क्यों कहा गया है कि जो हिमालय का सिर है वो सैनिकों ने झुकने नहीं दिया। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, सैनिक गर्व से इस बात को कहते हैं कि अगर उन्हें अपने सिर भी कटवाने पड़े तो वे खुशी खुशी कटवा देंगे, पर देश के गौरव के प्रतीक हिमालय को नहीं झुकने देंगे, अर्थात हिमालय पर दुश्मनों के कदम नहीं पड़ने देंगे। वे मरते दम तक वीरता के साथ दुश्मनों का मुकाबला करते रहेंगे। यानी जो हिमालय है वो देश का गौरव कहा गया है, वो जो है उस पर दुश्मनों के कदम नहीं पड़ने देंगे। इसलिए उन्होंने कहा है कि वो कभी भी सर जो है हिमालय का नहीं झुकने देंगे, वो डट कर मुकाबला करेंगे अपने मरते दम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कर चले हम फिदा कविता में सैनिकों ने किस खुशी को सच्ची खुशी कहा है। यानी सच्ची खुशी कहा है, यानी जो सैनिक हैं वो किस खुशी को अपनी सच्ची खुशी मानते हैं। कर चले हम फिदा कविता में सैनिक कहते हैं कि हमारे पूरे जीवन में हमें जिंदा रहने के कई अवसर मिलते हैं, लेकिन देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की खुशी कभी कभी और किसी किसी को ही मिल पाती है। अर्थात सैनिक देश पर मर मिटने का एक भी मौका नहीं खोना चाहते। सैनिक देश के नौजवानों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि देश पर प्राण न्यौछावर करने के मौके नसीब वालों को मिलते हैं और ये खुशी दुनिया की सभी खुशियों से बड़ी होती है। यानी जो नौजवान हैं उनको जो है सैनिक प्रेरित कर रहे हैं, वो उन्हें बता रहे हैं कि जो सच्ची खुशी है वो कौन सी है, क्योंकि हमें जीवन में जिंदा रहने के भी बहुत सारे मौके मिलते हैं और खुशियां भी हमें बहुत सारी मिलती है, लेकिन जो सच्ची खुशी है यानी देश पर प्राण न्यौछावर करने की जो खुशी है वो कभी कभी और किसी किसी को ही मिल पाती है। यानी सैनिक अपने आप को नसीब खुशी मिली है और इस खुशी को वो दुगुना करना चाहते हैं जीत के साथ। इसलिए वो देशवासियों से भी कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है देश पर प्राण न्यौछावर करने के मौके मिलना। तो इस खुशी को कभी भी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, हमेशा जो है इस खुशी को गले लगाना चाहिए। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कर चले हम फिदा कविता में सैनिकों ने देश के नौजवानों को सुंदरता और प्रेम के बारे में क्या सीख दी है। यानी जो सैनिक है वो हर चीज को जो है दूसरे नजरिए से देखता है, तो सैनिक के नजरिए से सुंदरता और प्रेम क्या है और उसने नौजवानों को इसके बारे में क्या सीख दी है वो आपने एक्सप्लेन करना है। कर चले हम फिदा कविता में सैनिकों ने देश के नौजवानों को सुंदरता और प्रेम के बारे में सीख देते हुए कहा है कि सुंदरता और प्रेम का त्याग करना सीखो, क्योंकि वो सुंदरता और प्रेम किसी मतलब के नहीं है अगर वो देश के लिए ना हो। वो जवानी भी किसी काम की नहीं है जो देश के लिए अपना खून ना बहा सके। अर्थात यदि आप अपने देश के काम ना आ सके तो आपका जीवन ही व्यर्थ है। तो जो एक सैनिक होता है उसके लिए हर चीज के अलग मायने होते हैं, वो हर चीज को जो है देश के साथ जोड़कर देखता है, क्योंकि उसके लिए देशभक्ति देश प्रेम ही सबसे ऊपर है। तो यहाँ पर जो सैनिक है वो भी नौजवानों को ये सीख देता है कि नौजवानों के नजरिए में जो सुंदरता है प्रेम है वो उसका त्याग कर दे और सही मायने में जो सुंदरता और प्रेम है उसे अपनाए। क्योंकि देश के लिए अगर उसकी सुंदरता नहीं है, देश के लिए अगर उसका प्रेम नहीं है, तो वो सुंदरता और प्रेम किसी काम के नहीं है। और यहाँ तक कि जो सैनिक है वो तो जवानी को भी ये कहते हैं कि अगर किसी की जवानी देश के काम नहीं आती है, देश के लिए अगर उसका खून नहीं बहा है, तो वो जवानी भी किसी काम की नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो देश के काम नहीं आ सकता है उसका जीवन ही व्यर्थ है। यानी जब देश को जरूरत है आपकी तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं अपने देश की रक्षा के लिए सरहद पर अभी जाता हूं तो मैं मर सकता हूं, मैं शहीद हो सकता हूं, मैं वापस अपने घर नहीं आ सकता हूं। आपको इन चीजों से ऊपर उठकर जो है अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना है। तो ये सारी चीजें ही सैनिक जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सैनिकों ने देश की धरती को दुल्हन क्यों कहा है।
ये क्वेश्चन आपके पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चंस में भी पूछा गया था, वहां पर हमने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया था। लेकिन अगर आपको वर्ड लिमिट ज्यादा दी जाती है, आपको 60 to 70 वर्ड्स एक्सप्लेन करने को कहा जाता है, तो आप इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सैनिक देश की धरती को दुल्हन की तरह मानते हैं, क्योंकि देश की रक्षा करते हुए ना जाने कितने सैनिक शहीद हो गए, जिनके खून से धरती उसी तरह लाल हो गई है, और खून से लाल हुई धरती किसी दुल्हन की तरह लग रही है जिसने लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ हो। सैनिक देश के नौजवानों से यह भी कहते हैं कि जिस तरह दुल्हन को स्वयंवर में हासिल करने के लिए राजा किसी भी मुश्किल को पार कर जाते थे, उसी तरह तुम भी अपनी इस दुल्हन को दुश्मनों से बचाकर रखना, जिस तरह हमने बचाकर रखा है। यानी जो सैनिक हैं वो अपनी धरती माँ को बिल्कुल दुल्हन की तरह मानते हैं, क्योंकि बहुत सारे सैनिक शहीद हुए हैं धरती को बचाते हुए, अपने देश की रक्षा करते हुए, तो उनके खून से जो है धरती उसी तरह से लाल हो गई है जैसे एक दुल्हन का जोड़ा होता है। तो उसी के साथ जो है सैनिक रिलेट कर रहे हैं धरती को, तो इसलिए उन्होंने दुल्हन कहा है। और इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि दुल्हन की तरह ही हमने अपनी धरती को बचाकर रखा है, अब ये दायित्व तुम पर है, क्योंकि हम जो है इसको बचाते बचाते शहीद हो रहे हैं। अब जो है तुम्हें अपनी दुल्हन को बचाकर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि तुम सजाते ही रहना नए काफिले, पंक्ति में सैनिक किस काफिले को सजाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह का क्वेश्चन आपकी पाठ्य पुस्तक में भी पूछा गया था, लेकिन वहां पर केवल ये कहा था कि वो किस काफिले को सजाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको पंक्ति भी दी गई है कि तुम सजाते ही रहना नए काफिले, तो इस पंक्ति के जरिए आपको बताना है कि किस काफिले की बात कर रहे हैं। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि तुम सजाते ही रहना नए काफिले, पंक्ति में काफिले को सजाने से सैनिकों का तात्पर्य यह है कि वो तो देश के लिए बलिदान दे ही रहे हैं, परंतु उनके शहीद हो जाने के बाद भी ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। अर्थात जब भी देश को जरूरत हो तो इसी तरह देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर सभी को आगे आना चाहिए, क्योंकि जीत की खुशी तो देश पर प्राण निछावर करने की खुशी के बाद ही दुगुनी हो जाती है। इस स्थिति में ऐसा लगता है मानो जिंदगी मौत से गले मिल रही हो। तो यहाँ पर जो ये काफिला है ये किसके लिए कहा है सैनिकों ने? ये कहा है कि जब देश पर दुश्मनों का हमला हुआ है तो हम तो बलिदान दे रहे हैं, हम तो अपने प्राण निछावर कर रहे हैं देश की रक्षा के लिए, लेकिन आने वाले समय में भी अगर कभी देश पर दुश्मनों का हमला होता है तो ये जो सिलसिला है शहीद होने, ये पीछे नहीं रहना चाहिए। हमेशा जो है देशवासियों को अपने देश की रक्षा के लिए, देश के मान सम्मान के लिए जो है बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जीत की खुशी तभी दुगनी होती है जब देश पर प्राण निछावर करने की खुशी होती है। तो तब जो है जब जीत आ जाती है और कोई शहीद होता है तो वो खुशी में बदल जाता है माहौल। इस तरह की स्थिति में सैनिक के मन की भावना देखिए व्यक्त कर रहे हैं कवि, कि उस समय सैनिक को ऐसा लगता है कि जो उसकी जिंदगी है वो मौत को गले लगा रही है। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, खून से रेखा खींचने से क्या तात्पर्य है और कविता में रावण शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। आपसे इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको एक्सप्लेन करना है इस तरह से कि खून से रेखा खींचने का तात्पर्य क्या है? देश की रक्षा के लिए हर पल तैयार रहना और देश पर अपनी जान निछावर करने से पीछे ना हटना। और कविता में जो रावण शब्द है वो प्रयुक्त हुआ है देश के दुश्मनों के लिए। तो कविता में सैनिक जो है देशवासियों से कहते हैं कि अपने खून से लक्ष्मण रेखा के समान तुम भी एक रेखा खींच लो और तय कर लो कि उस रेखा को पार करके कोई भी रावण रूपी दुश्मन जो है वो इस पार ना आ पाए। यानी जो सैनिक है वो देशवासियों को प्रेरित कर रहे हैं देश के लिए बलिदान देने के लिए। यानी वो जो है कभी भी आपका खून मांग सकता है देश, आपको जो है अपने बलिदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहना है। आगे आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि सैनिक अपने देश की धरती को सीता के आंचल की तरह मानते हैं और कहते हैं कि अगर कोई हाथ आंचल को छूने के लिए आगे बढ़े तो उसे तोड़ दो।
अपने वतन की रक्षा के लिए तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। अर्थात जिस तरह लक्ष्मण ने सीता माँ की रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींची थी, उसी तरह देशवासी भी अपने राष्ट्र रूपी माँ की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने के लिए सदैव तत्पर रहें। यानी यहाँ पर देखिए, जो सैनिक हैं वो अपनी धरती माँ को सीता माँ की तरह मानते हैं और ये कहते हैं कि अगर कोई रावण रूपी दुश्मन जो है माँ के आंचल को छूने की कोशिश करता है तो उसका हाथ तोड़ दो। तो इस तरह से सैनिक प्रेरित कर रहे हैं देशवासियों को देश की रक्षा के लिए और उनके अंदर देशभक्ति का जो भावना है उसे जागृत कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कर चले हम फिदा कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। यानी आपसे सार लिखने के लिए भी कहा जा सकता है। तो आपको पूरी कविता को किस तरह से कंक्लूड करना है एक पैराग्राफ में, आप इस तरह से कर सकते हैं। कर चले हम फिदा कविता में कवि ने देश के सैनिकों की भावनाओं का वर्णन किया है। सैनिक कभी भी देश के मान सम्मान को बचाने से पीछे नहीं हटेगा, फिर चाहे उसे अपनी जान से ही हाथ क्यों ना गंवाना पड़े। भारत चीन युद्ध के दौरान सैनिकों को गोलियां लग उनकी सांसें रुकने वाली थी, ठंड से कारण उनकी नाड़ियों में खून जम रहा था, परंतु उन्होंने किसी चीज की परवाह ना करते हुए दुश्मनों का बहादुरी से मुकाबला किया और दुश्मनों को आगे नहीं बढ़ने दिया। आगे आप एक्सप्लेन करेंगे। सैनिक गर्व से कहते हैं कि हमें अपने सिर भी कटवाने पड़े तो हम खुशी खुशी कटवा देंगे, पर हमारे गौरव के प्रतीक हिमालय को नहीं झुकने देंगे, अर्थात हिमालय पर दुश्मनों के कदम नहीं पड़ने देंगे। लेकिन देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की खुशी कभी कभी और किसी किसी को ही मिल पाती है, अर्थात सैनिक देश पर मर मिटने का एक भी मौका नहीं खोना चाहते। जिस तरह से दुल्हन को लाल जोड़े में सजाया जाता है, उसी तरह सैनिक भी अपने प्राणों का बलिदान देकर धरती को खून से लाल कर देते हैं। सैनिक कहते हैं कि हम तो देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, परंतु हमारे बाद भी ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। आगे आप ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। आगे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब भी जरूरत हो तो किसी तरह देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे आना चाहिए। सैनिक अपने देश की धरती को सीता के आंचल की तरह मानते हैं और कहते हैं कि अगर कोई हाथ आंचल को छूने के लिए आगे बढ़े तो उसे तोड़ दो। अपने वतन की रक्षा के लिए तुम राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो। अब इस देश की रक्षा का दायित्व तुम पर है। यानी इस तरह से आप पूरी कविता को एक पहरे में एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से सैनिक अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं और इस कविता में किस तरह से कवि ने सैनिकों की भावनाओं को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कर चले हम फिदा कविता से कवि क्या सीख देना चाहता है। क्योंकि जो भी कवि कविता लिखते हैं तो उससे वो कोई ना कोई सीख हमें देना चाहते हैं। तो जो ये कविता है उससे हमें कवि क्या सीख देना चाहते हैं। कर चले हम फिदा कविता से कवि भारत के लोगों में तथा देशभक्ति, देश प्रेम, त्याग व बलिदान की भावना को जागृत करना चाहता है। कवि देश के वीर शहीदों का उदाहरण देते हुए भारतवासियों के मन में साहस, वीरता और मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना को जगाने का प्रयास कर रहा है। यानी जो कवि हैं वो इस कविता के इस गीत के माध्यम से चाहते हैं कि देशवासियों के अंदर जो है देशभक्ति की भावना जागृत हो, ताकि अगर कभी आने वाले समय में जरूरत हो देश को, देशवासियों की, तो कोई भी देशवासी जो है अपना बलिदान देने से पीछे ना हटे और अपने देश की रक्षा के लिए, दुश्मनों को पीछे हटाने के लिए, अपने खून तक का बलिदान देने के लिए तैयार रहे। तो ये थे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने कविता को अच्छे से पढ़ा है तो आप किसी भी क्वेश्चन का अच्छे से आंसर दे सकते हैं, यानी किसी भी क्वेश्चन को जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ बहुविकल्पात्मक प्रश्नों की, यानी कुछ एमसीक्यूज की, क्योंकि आपसे एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, युद्ध के दौरान सैनिकों को गोलियां लगने के कारण क्या होने वाला था। 4 ऑप्शंस हैं। उनकी सांसें रुकने वाली थी, बहुत दर्द हो रहा था, दर्द सहन नहीं हो पा रहा था, या खून नहीं रुक रहा था। तो जब सैनिकों को गोलियां लगी थी उनकी जो है सांसें रुकने वाली थी, यानी ऑप्शन नंबर 1, उनकी सांसें रुकने वाली थी, लेकिन फिर भी जो है वो दुश्मनों को पीछे हटाने में लगे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंड के कारण सैनिकों के साथ क्या हो रहा था। 4 ऑप्शन है। उनकी सांसें रुकने वाली थी, उनकी नाड़ियों में खून जम रहा था, सर दर्द हो रहा था, या खून नहीं रुक रहा था।
तो जब ठंड बहुत बढ़ गई थी तो सैनिकों का क्या है, नाड़ियों में खून जम रहा था, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा कि गोलियां लगने के कारण उनकी सांसें रुक रही थी और ठंड के कारण जो है उनकी नाड़ियों में खून जम रहा था, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के गौरव का प्रतीक किसे कहा गया है? 4 ऑप्शन है, सैनिकों को, सरहदों को, हिमालय को या देशवासियों को। तो देश के गौरव का प्रतीक किसे कहा गया है? गीत में भी कहा है हिमालय को, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी देश का गौरव हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिक गर्व के साथ जरूरत पड़ने पर क्या कटवाने के लिए तैयार हैं? 4 ऑप्शन है, बाजू को, बर्फ को, हिमालय को या सर को। तो गर्व के साथ जो सैनिक हैं वो जरूरत पड़ने पर अपना सिर भी कटवा सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिक कौन सा मौका नहीं खोना चाहते? 4 ऑप्शन है, देश पर मर मिटने का, बर्फ को साफ करने का, हिमालय को बचाने का या उपरोक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा, क्योंकि जो सैनिक हैं वो देश पर मर मिटने का एक भी मौका नहीं खोना चाहते। उनको जब भी मौका मिलता है वो हमेशा देश पर मर मिटने के लिए, शहीद होने के लिए तैयार रहते हैं, वो बिल्कुल नहीं घबराते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तरह दुल्हन को लाल जोड़े में सजाया जाता है उसी तरह सैनिकों ने भी अपने प्राणों का बलिदान देकर किसे सजाया है? 4 ऑप्शन है, तिरंगे को, सरहदों को, धरती को या हिमालय को। तो दुल्हन की तरह किसे सजाया है सैनिकों ने? धरती को, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी धरती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिक अपने देश की धरती को किसके आंचल की तरह मानते हैं? 4 ऑप्शन है, सीता माँ के, लक्ष्मी माँ के, सरस्वती माँ के या दुर्गा माँ के। तो सैनिक अपने देश की धरती को किसकी तरह मानते हैं? सीता माँ के आंचल की तरह, जिसको छूने के लिए अगर कोई रावण रूपी दुश्मन आता है तो वो उसके हाथ तोड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। नेक्स्ट, सैनिक जाते जाते देश को किसे सौंप रहे हैं? 4 ऑप्शन है, दूसरे सैनिकों को, नेताओं को, देशवासियों को या बड़े बुजुर्गों को। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, दूसरे सैनिकों को और देशवासियों को। तो यहाँ पर इन 2 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन होगा देशवासियों को, क्योंकि गीत में बिल्कुल मेंशन किया गया है कि जो सैनिक हैं वो देशवासियों को, नौजवानों को प्रेरित कर रहे हैं कि उन्हें भी जो है सैनिकों की तरह देश पर मर मिटने के लिए तैयार रहना चाहिए, उन्हें भी जो है जरूरत पड़ने पर सरहदों पर आना पड़ सकता है। तो वो जो है देशवासियों को तैयार रहने के लिए कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो देश को जो है अब उन पर सौंप रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सैनिकों की सांसें उनका साथ नहीं दे रही थी और उनकी नाड़ियों में खून जमता जा रहा था, फिर भी वे क्या कर रहे थे? 4 ऑप्शन है, उन्होंने अपने बढ़ते कदमों को अपनी जगह से भाग गए। नेक्स्ट है, उन्होंने अपने बढ़ते कदमों को जारी रखा अर्थात दुश्मनों को पीछे धकेलते गए। थर्ड है, उन्होंने अपने बढ़ते कदमों को पीछे हटा दिया अर्थात दुश्मनों को पीछे धकेलते गए। लास्ट है, उन्होंने अपने दुश्मनों से हाथ मिला दिया। तो यहाँ पर बिल्कुल जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी उन्होंने अपने बढ़ते कदमों को जारी रखा अर्थात दुश्मनों को पीछे धकेलते गए, दुश्मनों को अपनी सरहदों से हटाते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिक देशवासियों को सर पर क्या बांधने को कहते हैं? 4 ऑप्शन है, लाल पगड़ी, सफेद पगड़ी, मौत की चुनरी या केसरी पगड़ी। तो जो सैनिक है वो देशवासियों को सर पर कफन बांधने को कहते हैं, यानी मौत की चुनरी को बांधने के लिए कहते हैं। इसका अर्थ है उन्हें जो है अपने देश के लिए बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहना है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा, यानी मौत की चुनरी। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज। अगर आप और भी एमसीक्यूज पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन पर जाकर सर्च कर सकते हैं। वहां पर आपको इस चैप्टर के और भी एमसीक्यूज मिल जाएंगे और आपकी प्रेपरेशन और अच्छी हो पाएगी। तो इसी तरह से दूसरी वीडियोस को देखने के लिए और अपने एग्जाम्स की और अच्छे से प्रेपरेशन करने के लिए, दूसरे सब्जेक्ट्स को और अच्छे से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।